नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर श्रीनगर में पुलिस की बस पर आतंकवादी हमला हुआ। 2 आतंकवादियों ने पुलिस की बस पर फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए जबकि 12 घायल हुए हैं। यह हमला श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवन में कल शाम हुआ है और जिस इलाके में यह हमला हुआ है वो बेहद सुरक्षित इलाका माना जाता है। कई सुरक्षा बलों के शिविर भी वहां पर मौजूद हैं। हमले के बाद फौरन इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश के लिए सर्च अभियान भी जारी है इस मामले में। और प्रधानमंत्री ने आतंकवादी हमले की जानकारी यहां पर मांगी है। तमाम नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। ये श्रीनगर और कश्मीर घाटी में हाल के दिनों में सबसे बड़ा अटैक है, जिसमें पुलिस के मुताबिक एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मारे गए, 12 जख्मी हुए। कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही हैं। ये वो जगह है जहां पुलिस बस पे फायरिंग हुई, जहां कई एक पुलिसमैन उसमें सवार थे। सूत्रों के मुताबिक जो हमलावर थे उन्होंने बस में घुसने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे को लॉक था, बस में घुस न पाए तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, तो जिसमें 14 लोग घायल हो गए, जिसमें पुलिस के मुताबिक 2 की मौत हुई है। सवाल यह है कि एक ऐसा इलाका जो सुरक्षा के लिहाज से काफी ही अहम है, क्योंकि जेवन का इलाका, यहाँ कोई भी मिलिट्री या पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस है उनका यहाँ कैंप है, चाहे एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी, हर एक की यहाँ इंस्टॉलेशन है। इसके बावजूद भी यहाँ इस तरह का हमला होना और उसके बाद हमला आवर यहाँ से फरार भी हो सकते हैं, यह सुरक्षा में न सिर्फ चूक है बल्कि एक बड़ा सवालिया खड़ा करता है। पुलिस और सुरक्षा फोर्सेस ने हमले के बाद यहाँ पूरा कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन उसके बाद वो वापस चले गए, तो लग रहा है जो अटैकर थे वो यहाँ से निकलने में कामयाब हुए हैं। 3 दिनों में दूसरा हमला है पुलिस पे। इससे पहले बांडीपोरा में एक हमला हुआ जिसमें 2 पुलिस के लोग मारे गए। उसके बाद पुलिस का कहना था कि यहाँ हाल ही में एक घुसपैठ हुई है पाकिस्तान से। क्या सवाल है कि क्या वो घुसपैठी यहाँ पहुंचे थे श्रीनगर के इस इलाके में और यह हमला किया, या इसके बावजूद कि पुलिस ने यह हाल ही में दावा किया था कि जिन लोगों ने जो मिलिटेंट टारगेट हमलों में मुलव्वस थे उन सबों को मार दिया गया। उसके बाद भी इस तरह का यहाँ बड़ा हमला श्रीनगर के नज़दीक एक बड़े सुरक्षा एरिया में हो रहा है, जेवन के एरिया में हो रहा है। तो बड़ी सवालात हैं। मिलिटेंटों के मारने के बावजूद हर दिन तकरीबन इनकाउंटर होते हैं। आज भी पुलिस ने कहा कि श्रीनगर के रंगरेट में इनकाउंटर हुआ, 2 मिलिटेंटों का मारने का दावा किया गया, लेकिन उसके बाद शाम को यह बहुत ही बड़ा हमला हुआ जिसने जो सुरक्षा की चूक और ये भी दिखाया कि किस तरह मिलिटेंसी अभी भी है, इसके बावजूद कि हर दिन इनकाउंटर हो रहे हैं और मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और दूसरे जो इतने भी लीडर हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एक सवाल खड़ा किया है कि एक तरफ तो उन्होंने मजम्मत की इस हमले की, लेकिन सवाल किया कि सरकार के दावे जो अमन बहाली के हैं, ये दावे उन पे सवालिया खड़ा हो रहा है और शायद वाजिब भी है किस तरह इतना बड़ा हमला हुआ इस तरह के सिक्योरिटी जोन में और उसके बावजूद भी फिर मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू की वजह से संकट में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस गोगोई ने राज्यसभा में उनकी बेहद कम उपस्थिति को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि जब मैं पसंद करूंगा तब मैं राज्यसभा जाऊंगा, और उनके इस बयान को संसद का अपमान माना जा रहा है। टीएमसी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है और कांग्रेस भी उनके इस बयान की आलोचना कर रही है। I was just looking at the data of your record of attendance in the Rajya Sabha. Wow. Of a total of about 68 sittings since you joined, you've only signed the register on 6 days. Yeah, correct. I go to the Rajya Sabha when I feel like, when I think there are matters of importance on which I should speak. Okay. Right. Have you been able to ask any questions? And I am a nominated member. Right. I am not governed by any party whip. Sure. So, right. And therefore, whenever the bell rings for party members to come, that doesn't bind me. Okay. I go there at my choice, and I come out at my choice. पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के इस बयान को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस सांसद डॉक्टर एमी याज्ञनिक ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।
रंजन गोगोई के खिलाफ आपने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है? हाँ, दिया है। या किस ग्राउंड पे दिया है? मैं उन्होंने अभी रिसेंटली पब्लिक डोमेन में बताया है कि मैं इच्छा है तो मैं जाता हूँ पार्लियामेंट, वरना नहीं जाता हूँ, और काफ़ी और भी कुछ कहा है। तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। इट इज़ प्रैक्टिकली अमाउंटिंग टू कॉजिंग सम काइंड ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट। तो इसमें आपने किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? नहीं, वो प्रिविलेज मोशन है तो वो कमेटी के पास जाना चाहिए और इनके सामने एक्शन लेना चाहिए। टीएमसी भी जस्टिस गोगोई के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। वैसे इस बयान के फौरन बाद ही कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा था, ये असाधारण है और दरअसल संसद का अपमान है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई कहते हैं कि वो राज्यसभा तब आएंगे जब चाहेंगे, जिसके लिए वो नामांकित हुए हैं। संसद बस बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी है। तो ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जस्टिस गोगोई की मुसीबत बन सकते हैं। बेशक इसको लेकर फैसला राज्यसभा के सभापति ही करेंगे। रंजन गोगोई के बयान को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसद बेहद नाराज हैं। उनकी मांग है कि इस मामले को संसद की विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू उनके इस विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर आगे क्या कार्रवाई करते हैं। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सीबीएसई ने 10वीं अंग्रेजी की परीक्षा में आपत्तिजनक एक पैसेज को हटा दिया है और साथ ही उस पैसेज के लिए छात्रों को पूरे नंबर देने का भी फैसला किया है। सीबीएसई ने यह कदम दरअसल तब उठाया जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और इस पैसेज पर सवाल उठाए। I wish to draw the attention of the government to the nationwide outrage regarding a shockingly regressive passage in the reading comprehension section of the Grade 10 Central Board of Secondary Education exam. The passage contains atrocious statements such as, I quote, "Wives stopped obeying their husbands, and that is the main reason children and servants are indisciplined," unquote. The entire passage is riddled with such condemnable ideas. सोमवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 11 दिसंबर को हुई सीबीएसई की 10वीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एक सवाल पर लोकसभा में कड़ी आपत्ति जताई। सोनिया ने कहा, सीबीएसई को यह सवाल तत्काल वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology. भारत सरकार की तरफ से इस मसले पर कोई जवाब न मिलने से नाराज कांग्रेसी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। सोनिया गांधी द्वारा इस मसले को उठाए जाने के कुछ ही देर बाद सीबीएसई ने सवाल वापस ले लिया और स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, सभी परीक्षार्थियों को इस सवाल के लिए पूरे नंबर दिए जाएंगे। मामला तूल पकड़ते देख भले ही सीबीएसई अब इसे लीपापोती में लग गई हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सीबीएसई जैसी संस्था आखिर बच्चों से ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती है? क्या यह जानबूझकर किया गया है या फिर यह घटना लापरवाही का नतीजा है? क्या कमेटी बनाने का बहाना बन रहा है? इसमें क्या कमेटी की जरूरत है? सीधा साधा लिखा हुआ है, सनातन धर्म के नाम पे आप दोष मढ़ रहे हैं। सनातन धर्म कहीं भी महिला विरोधी सोच नहीं रखता है जितना विरोधी सोच ये आरएसएस वाले रखते हैं। तो उनको माफी मांगने की जरूरत है। कोई एक्सपर्ट कमेटी से पहले देश की हर महिला से माफी मांगे। आज हमारा लेबर पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है, उसकी सोच इनके बारे में नहीं है, पर इनकी सोच ये है कि महिला अपने घर में ही बंदी रहे। माफी मांगे ये देश से। छात्रों पर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस सवाल को क्वेश्चन पेपर में शामिल करने वाले अधिकारी की बर्खास्तगी की मांग की। तत्काल न केवल जांच बिठानी चाहिए, लेकिन जिसने भी एक क्वेश्चन पेपर सेट किया है उसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, हालांकि फिर आप कहेंगे कि आप ले दे के फिर आरएसएस पे आ जाते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महिला विरोधी है। आरएसएस का कोई भी प्रचारक महिला क्यों नहीं होती?
तो ये महिला विरोधी मानसिकता नरेंद्र मोदी जी की है और यही मानसिकता आदित्यनाथ की है। ये अच्छी बात है कि सीबीएसई बोर्ड ने सोनिया गांधी द्वारा लोकसभा में कड़ा ऐतराज जताने के फौरन बाद इस सवाल को वापस ले लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि क्वेश्चन पेपर सेट करने के दौरान सीबीएसई बोर्ड से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे और इस गलती के लिए जिम्मेदार कौन है। संसद भवन से राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है और आज वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस दौरान बैठक में शामिल मुख्यमंत्री अपने राज्यों में विकास कार्यों की प्रस्तुति भी देंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री उमराहा जाएंगे, जहां वो स्वर वेद महामंदिर धाम में कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वहां उपस्थित विहंगम योग समाज के अनुयायियों को प्रधानमंत्री संबोधित भी करने वाले हैं। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने देर रात बनारस रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया और इसके अलावा काशी में किए जा रहे अन्य विकास कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया और जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री ने कल ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कल रात प्रधानमंत्री अलग अलग बीजेपी के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। रेलवे स्टेशन गए, जहां पर कुछ आम लोगों से भी उनकी बातचीत हुई और विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन और दूसरे कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद सोमवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा आरती देखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई नेता उनके साथ थे, इस कार्यक्रम में शामिल हुए और वाराणसी पहुंचने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के मंदिर गए और फिर क्रूज से वो ललिता घाट पहुंचे और गंगा में स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और विधि विधान के साथ उसके बाद उन्होंने जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका उद्घाटन किया। और अब बिहार का रुख करते हैं, जहां पर नीतीश कुमार अपने ही उप मुख्यमंत्री को सरेआम नासमझ बता रहे हैं। मसला बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग का है। नीतीश कहते हैं कि नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार फिसड्डी है और इसीलिए उसे ये दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन उप मुख्यमंत्री की राय कुछ और है। ठीक हो जाएगा और विकसित हो जाएगा तो बहुत जरूरी है, देख लीजिए। इसलिए अगर कोई बोलता है तो उनको हो सकता है समझ नहीं होगी, बात ही नहीं समझा होगा। हाँ, नहीं कोई जानता होगा ना, इसी तो आप पूछ लिए तो अच्छा कि हम बता दिए। वो तो सरकार की तरफ से गया, हमारे यहाँ किसी को अगर नहीं है बात, उनको इस सब तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ही उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से नाराज हैं। शनिवार को रेणु देवी ने कहा था बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, जो भी राज्य में हो रहा है वो केंद्र के पैसे से हो रहा है। हमारे यहाँ से कितने पैसे आए हैं? क्या विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा पैसा आया है कि नहीं आया है? आज जितने पुल बन रहे हैं, जितने NHI बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो पैसा क्या सब तो भारत सरकार ही दे रहा है ना। तो विशेष राज्य का दर्जा इसमें कहाँ से माने रखता है? पहले ये बताइए। विशेष राज्य का दर्जा हम वही न करते जो हम चाहते थे। वही नीतीश ने सोमवार को माना कि अब भी बिहार अपने क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात के कारण सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, लेकिन उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो केंद्र और राज्य का शेयर है, जो केंद्र की जितनी योजनाएं सरकार की चलती है उसमें हो जाएगा 90-10, अभी 60-40 या 50-50। तब जैसे ही हो जाएगा तो राज्य को कुछ और पैसा बचेगा और उस पैसे से विकास का और काम होगा, तब तेजी से विकास का दर बढ़ जाएगा, तो बहुत तेजी से ये ठीक हो जाएगा और विकसित हो जाएगा।
भले नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की अपनी पुरानी मांग को दोहराया है, लेकिन वो इस कड़वा सच को जानते हैं कि ये वो झुंझुना है जो पिछले 7.5 वर्षों के केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में ना तो उन्हें मिला और न आने वाले दिनों में इसकी कोई संभावना है। लेकिन साथ ही साथ वो इस सच से भी भली भांति परिचित हैं कि विकास के कई सारे आयामों, जिसमें प्रति व्यक्ति आय शामिल है, उसके राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में बिहार को फिलहाल कई दशकों का सफर तय करना होगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आए कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि दर्जा ना मिले विशेष राज्य का, हो सकता है उसे वो समझ ना हो। उसके बाद जब डिप्टी सीएम का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम को कुछ पता नहीं है, वो आएंगी तभी उनसे पूछ सकते हैं। इसका मतलब डिप्टी सीएम को कुछ पता नहीं, वो आएंगी तब ना हम पूछेंगे। ये जो भेजा गया है तो सरकार की तरफ से न भेजा गया है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है हम एक बार और बता दी आपको, तो उनको नहीं पता चला होगा तो हम बात कर लेंगे, बता देंगे कि क्या चीज है। और कोई मंत्री ने नहीं लिखा है, सरकार की तरफ से गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए WHO लगातार देशों से ये अपील कर रहा है, ये निर्देश दे रहा है कि वो वैक्सीनेशन की रफ्तार को काफी तेज कर लें और बिल्कुल भी देरी ना करें। मुंबई में वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने के लिए अब बीएमसी की ओर से कई इलाकों में नाइट वैक्सीनेशन भी शुरू किया गया है, जिसके जरिए लोग रात को भी अब टीका लगवा सकते हैं। इसके जरिए बीएमसी की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मुंबईकरों का टीकाकरण पूरा हो जाए। बीएमसी ये कोशिश कर रही है कि जनवरी अंत तक मुंबई में 100% लोगों की दोनों डोज पूरी हो जाएं और ऐसे ही एक नाइट वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। अब तक मुंबई सहित देश भर में जहां केवल दिन में ही वैक्सीन लगाए जाते थे, यानी जो डे पीरियड होता था शाम 5 या 6 बजे तक, तो वहीं अब जल्द से जल्द सभी लोगों की वैक्सीनेशन हो जाए, इसलिए नाइट वैक्सीनेशन की शुरुआत भी बीएमसी की ओर से की गई है। आज की रात ये पहली रात है और अभी अगर आप देखें 8 बजकर जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वैक्सीनेशन का काम शुरू है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन नहीं ले पाते हैं या समय नहीं मिल पाता था उन्हें दिन में, और इसलिए रात में भी अब वैक्सीनेशन की शुरुआत बीएमसी की ओर से की गई है। ये एक सेटअप जो है मुंबई के कोलाबा इलाके में बना हुआ है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वैक्सीनेशन लोगों का किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर कई सारे लोग हैं। आपने अभी वैक्सीन लिया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, मास्क पहने रहिए। आप मुझे बताइए कि पहला वैक्सीन का डोज था या दूसरा? दूसरा। हाँ, अब तक क्यों नहीं लिया था दूसरा डोज? अरे सर, मैं 9 तारीख से चालू मेरा होने वाला था। हाँ। टाइम नहीं मिला था हमसे। टाइम नहीं मिला? हाँ सर। क्या करते हैं आप? मैं पेंटिंग लाइन से काम करता हूँ। पेंटिंग का काम? हाँ सर। तो समय नहीं मिल रहा था? अगर ये नाइट नहीं होता तब कैसे? मैं आज छुट्टी करने वाला था। छुट्टी करने वाला? हाँ, मेरा तेज बोला आज छुट्टी मत लो, थोड़ी छुट्टी तो लगवा लेना। अच्छा। चेंज काम था ना, उसी ने मैं नहीं कर पाया। हाँ नहीं। तो अभी फिर कल तो छुट्टी लोगे या काम पे होगे? नहीं, काम पर जाएंगे ना। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई लोग हैं जो काम की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से वैक्सीन नहीं ले पा रहे थे और उन्हीं में से ये एक हैं, और इसलिए अब इन्हें छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ी और इन्हें वैक्सीन भी लग गया। और बीएमसी की दरअसल कोशिश यही है कि इसी तरह से रात के समय भी कई सारे वार्ड में वैक्सीनेशन को शुरू किया जाए ताकि लोग आएँ और वो अपना वैक्सीन लें। तो कहीं ना कहीं अलग अलग पहल बीएमसी की ओर से की जा रही है और इसी के ज़रिए कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के मशहूर पर्यटन स्थल माथेरान में रविवार को सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। माथेरान के एक कॉटेज में एक महिला का शव मिला जिसका सिर गायब था। इतना ही नहीं, शव पर कोई कपड़ा भी नहीं था जिससे उसकी पहचान की जा सके। माथेरान पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कोई और नहीं, उस महिला का अपना पति है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। 27 साल की पूनम को पता नहीं था कि उसका पति रामपाल घुमाने के बहाने उसकी हत्या करने उसे माथेरान लाया है। रविवार सुबह उसका शव माथेरान के एक कॉटेज में मिला।
पुलिस के लिए उसकी पहचान मुश्किल थी, क्योंकि आरोपी उसका सिर धड़ से अलग कर साथ ले गया था और साथ में उसके कपड़े और बाकी सामान भी। धड़ उसने जो बेड था उसके नीचे छुपाया था और सर जो है सुबह वहाँ प्लास्टिक में उसको रैप करके सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गया और एक खाई में वो सर फेंक दिया था। पूरी इन्फॉर्मेशन के आधार पे, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के आधार पे आरोपी निष्पन्न हुआ है। ये जो आरोपी है उसको हमने अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों की शादी मई महीने में हुई थी, लेकिन पत्नी अभी मायके ही रह रही थी। घूमने के इरादे से दोनों अक्सर मिला करते थे। ये पति जो है अपने पत्नी के ऊपर संशय ले रहा था, उसके ऊपर गुस्सा था। उस गुस्से के चलते उसने गला काट के अपनी पत्नी की हत्या की है। ये जो आरोपी है ये उसकी उम्र 25 साल है। ये BIT एजुकेशन उसका हुआ है और एक प्राइवेट कंपनी में वो नौकरी में था। और ये जो महिला थी 27 साल की, वो नर्सिंग का कोर्स किया था, एक हॉस्पिटल में नर्स करके काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसे क्राइम पेट्रोल सीरियल देखने से ये पता चला था कि शव की शिनाख्त नहीं होने पर आरोपी पकड़ में नहीं आता है, इसीलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर सिर धड़ से अलग कर खाई में फेंक दिया था। इतना ही नहीं तो उसके शरीर पर बने टैटू के निशान को भी चाकुओं से जख्म कर मिटा दिया था। लेकिन कॉटेज के आसपास मिली CCTV तस्वीरों के जरिए माथेरान पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही हत्या की गुत्थी को सुलझाकर आरोपी पति को सलाखों के पीछे भेज दिया। मुंबई से कैमरामैन अशोक महारिक से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की चर्चा करते हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। कल दिन भर अपने व्यस्त दौरे के बाद रात में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। फिर देर रात शहर का दौरा कर विकास के कामों का वहां पर जायजा लिया। इस बारे में प्रधानमंत्री ने देर रात तस्वीरें ट्वीट करी हैं, ये जानकारी दी है। आप देख रहे हैं बनारस स्टेशन पर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और विकास कामों का किस तरह से वो जायजा ले रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की है। और वाराणसी में हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कमाल, यहाँ पर आज प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कल हमने देखा काफी व्यस्त कार्यक्रम था पूरा दिन उनका। आज के कार्यक्रम के बारे में बताया और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री के साथ वो बनारस का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहां का दौरा कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां? हाँ, देखिए, जो दिन का कार्यक्रम था सारा, अगर आप उसमें देखेंगी तो उन वीडियोस के हर फ्रेम में आपको सिर्फ मोदी जी दिखेंगे। वो सारा कार्यक्रम जो कॉरिडोर के उद्घाटन का था उसमें वो सिर्फ वही नज़र आ रहे हैं। चाहे वो कॉरिडोर में चलते हुए आ रहे हों, वो गंगा जी में डुबकी लगाने जा रहे हों, पुष्प अर्पित कर रहे हों, सूर्य को अर्घ दे रहे हों। वहाँ मल्टी कैम सेटअप लगे हुए थे दूरदर्शन के और उसके स्विचर के ज़रिए वो पीछे से भी उनके शॉट्स आ रहे हैं, आगे से भी आ रहे हैं। हर तरह के जो विजुअल्स हैं या वो जो मज़दूरों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उसमें सब में सिर्फ प्रधानमंत्री नज़र आते हैं। लेकिन रात की जो तस्वीरें ट्वीट की हैं पीएम ने, उसमें वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी नज़र आते हैं। तो जब वो आरती देखने के लिए गए हैं, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। रात्रि में भ्रमण किया है। जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनसे जो पीएम ने ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि वो एक्सटेंसिव एक मीटिंग उनके साथ उन्होंने की है। उसके बाद वो शहर का भी दौरा करने गए हैं। एक यहाँ गोदौलिया चौराहा है, वहाँ पहुँचे हैं। वो गाड़ी से नीचे उतर के कुछ लोगों से बातचीत की है। कोई लोग रात में टहल रहे थे, अपने बच्चे को लेकर रोशनी वगैरह दिखा रहे थे, उसके बच्चे को कुछ प्यार व्यार किया। फिर वो रेलवे स्टेशन गए जिसका रेनोवेशन हुआ है, नए सिरे से बनाया जा रहा है, उसके विकास का जायज़ा लेने के लिए वो वहाँ पे गए।
रेलवे स्टेशन पे जो उनकी तस्वीर है उसमें पीछे एक घड़ी है जिसमें 1:13 का टाइम नज़र आ रहा है। उसके पहले वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर दोबारा गए क्योंकि वो रोशनी में उसको देखना एक अलग तरह का एहसास है, तो उसकी लाइटिंग देखने के लिए वहां पे भी वो गए। 2 महीने में प्रधानमंत्री का छठा दौरा है पूर्वांचल का। क्यों पूर्वांचल राजनीतिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है सीटों के लिहाज से? क्योंकि बहुत जल्द चुनाव होने हैं, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम बीजेपी चाहती है ज्यादा से ज्यादा जो है प्रधानमंत्री के हाथों करवा ले। हाँ बिल्कुल, देखिए इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये है कि कुछ जो राजनीति के विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री है उसकी एंटी इनकम्बेंसी होगी, जो विधायक हैं उनसे बड़े पैमाने पे विधायकों से लोग नाराज़ होंगे। तो जब पार्टी वोट लेने जाएगी, अगर मुख्यमंत्री के नाम पे वोट लेने जाएगी या वो विधायक अपने नाम पे वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो जो 5 साल में लोगों की शिकायतें हैं उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन वो प्रधानमंत्री एक ब्रांड है, उनके चेहरे को जब अगर उतारा जाएगा तो लोग चाहते हैं कि वो जो पार्टी की शायद स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे बचने के लिए एक चेहरे के तौर पे प्रधानमंत्री को उतारा जाए। अब जैसे बनारस में ये जो सारा कार्यक्रम हो रहा है वो एक धार्मिक कार्यक्रम है, ये शिव की नगरी है, लोगों की बेइंतहा भक्ति है। तो प्रधानमंत्री जिस तरह से वो पूरा शो कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि ये चुनाव से ठीक पहले, अभी कॉरिडोर में मंदिर कॉम्प्लेक्स तो बन के तैयार हो गया है लेकिन घाट तक पूरा कॉरिडोर बन के तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसका उद्घाटन चुनाव से पहले इसलिए किया गया क्योंकि वो जो धर्म है, हिंदुत्व है, उसको एक और धार दी जा सके और उस धर्म के मानने वाले लोग जो हैं उनको धर्म के जरिए एकजुट किया जा सके। इसका एक सियासी फायदा भी होता है। तो ये जो लगातार दौरे हैं, अब जैसे बिल्कुल अखिलेश यादव ने जी कमाल, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने जिस तरीके से विश्लेषण किया कि चुनाव से ठीक पहले, हालांकि कॉरिडोर का पूरा घाट तक का रास्ता भी नहीं बना, लेकिन ये लोकार्पण और का कार्यक्रम हो गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसका सियासी फायदा जरूर लेना चाहेगी उत्तर प्रदेश चुनाव में। बहरहाल प्रधानमंत्री जो है आज भी वाराणसी में रहेंगे और आज वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक 5 घंटे से ज्यादा चलेगी और इस दौरान बैठक में शामिल मुख्यमंत्री अपने राज्यों में विकास कार्यों की प्रस्तुति देंगे। इसके बाद वो उमरा जाएंगे, जहां वो स्वर वेद महामंदिर धाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद वहां उपस्थित विहंगम योग समाज के अनुयायियों को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर में पुलिस की बस पर आतंकियों ने हमला बोला। 2 आतंकवादियों ने पुलिस बस पर फायरिंग की जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि 12 घायल हैं। ये हमला श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवन में सोमवार शाम को हुआ। जिस इलाके में यह हमला हुआ वो बेहद सुरक्षित माना जाता है। कई सुरक्षा बलों के शिविर यहां पर मौजूद हैं। हमले के बाद फौरन इलाके की घेराबंदी कर दी गई और हमलावरों की तलाश के लिए अभियान जारी है। खुद प्रधानमंत्री ने इस आतंकवादी हमले की जानकारी मांगी है, वहीं तमाम नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू के बाद वो कई सवालों से घिर गए हैं। जस्टिस गोगोई ने राज्यसभा में उनकी बेहद कम उपस्थिति को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब जो दिया था, कहा था कि मैं जब पसंद करूंगा तब मैं राज्यसभा जाऊंगा। उनके इस बयान को संसद का अपमान माना जा रहा है। टीएमसी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है और कांग्रेस की ओर से उनके खिलाफ देने की ये तैयारी चल रही है। I was just looking at the data of your record of attendance in the Rajya Sabha of a total of about 68 sittings since you joined. You've only signed the register on 6 days. Yeah, correct. I go to the Rajya Sabha when I feel like, when I think there are matters of importance on which I should speak. Okay. Right. Have you been able to ask any questions? And I am a nominated member. Right. I am not governed by any party whip. Sure. So, right. And therefore, whenever the bell rings for party members to come, that doesn't bind me. Okay. I go there at my choice, and I come out at my choice.
पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के इस बयान को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस सांसद डॉक्टर एमी याज्ञनिक ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। रंजन गोगोई के खिलाफ आपने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है? हाँ, दिया है। या किस ग्राउंड पे दिया है? मैं उन्होंने अभी रिसेंटली पब्लिक डोमेन में बताया है कि मैं इच्छा है तो मैं जाता हूँ पार्लियामेंट, वरना नहीं जाता हूँ, और काफ़ी और भी कुछ कहा है। तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। इट इज़ प्रैक्टिकली अमाउंटिंग टू कॉजिंग सम काइंड ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट। तो इसमें आपने किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? नहीं, वो प्रिविलेज मोशन है तो वो कमेटी के पास जाना चाहिए और इनके सामने एक्शन लेना चाहिए। टीएमसी भी जस्टिस गोगोई के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। वैसे इस बयान के फौरन बाद ही कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा था, ये असाधारण है और दरअसल संसद का अपमान है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई कहते हैं कि वो राज्यसभा तब आएंगे जब चाहेंगे, जिसके लिए वो नामांकित हुए हैं। संसद बस बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी है। तो ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जस्टिस गोगोई की मुसीबत बन सकते हैं। बेशक इसको लेकर फैसला राज्यसभा के सभापति ही करेंगे। रंजन गोगोई के बयान को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसद बेहद नाराज हैं। उनकी मांग है कि इस मामले को संसद की विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू उनके इस विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर आगे क्या कार्रवाई करते हैं। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में सरकार में शामिल रहने के बावजूद भी कांग्रेस को राहुल गांधी की सभा के लिए इजाजत नहीं मिल रही है। मुंबई में 28 दिसंबर को सभा करने के लिए अब मुंबई कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र भर में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, बाजार, मॉल, सिनेमाघर सभी खुले हैं, इसलिए राहुल गांधी की मुंबई रैली को भी मंजूरी मिलनी चाहिए। बीएमसी चुनाव के पहले राहुल गांधी की मुंबई रैली कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत बीएमसी और राज्य सरकार ने अब तक इस रैली को इजाजत नहीं दी है। सिंघू बॉर्डर पर किसान तो पूरी तरह से हट गए हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स, कटीले तार, मोटी दीवार अब तक वहां पर मौजूद है, जिसके चलते ये रास्ता अभी तक नहीं खुला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये रास्ता अगले 2 से 3 दिन में जरूर खुल जाएगा। सीमेंट की 2 फुट मोटी दीवार 2-3 दिनों से तोड़ी जा रही है, लेकिन अब तक टूट नहीं सकी है। ये बड़े बड़े कंटेनर और बैरिकेड भी हटाए जाएंगे। कटीले तार और कीले काफी हद तक हटा ली गई हैं। पुलिस ने ये सब इंतजाम किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए किया था। अब किसान तो लगभग चले गए हैं, लेकिन इन रुकावटों के चलते हाईवे अभी तक बंद है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, वहां पर इस तरह की बैरिकेडिंग होती है, इस तरह के कटीले तार होते हैं, ठीक वैसा ही नज़ारा यहाँ का था। लेकिन अब इसको पूरा जो बैरिकेडिंग है और जो दीवार है, इसको हटाया जा रहा है और फिलहाल इसको हटाने में अभी 1-2 दिन का वक्त लगेगा। उसके बाद ही ये रास्ता खुल पाएगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के जाने के बाद अब सड़क पर उड़ती धूल और सन्नाटा है। जैसे कि वादा किया था, किसान जाते जाते सड़क की गंदगी साफ करके गए हैं। दिल्ली की तरफ कुछ किसान मिले जो अपनी गाड़ियों को फूलों से सजाकर घर जाते दिखे। चेहरों पर जीत की खुशी साफ दिख रही थी। जंग में बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, अगर गंवाएंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। इसलिए ये गंवाया तो हमने जंग जीत भी लिया, पूरे भारत को गुलाम होने से बचा लिया। हम तो ये सोचते हैं कि जितना कारपोरेट कराना पूरा ऐसे दैत रूपी मुंह खोले खड़ा था भारत को हड़पने के लिए,
वो किसानों ने उसको बचा लिया। आगे भी जो भी सरकार आएगी सेंटर में, चाहे कांग्रेस आए, चाहे भाजपा आए, चाहे और भी कोई आए, वो पहले सोचेगी किसानों और मजदूरों को बुलाएगी, फिर ये कानून पास करना, करें या ना करें उनकी राय और सलाह जरूर लेंगे। ऐसा मोदी वाला काम नहीं करेंगी। पिछले 1 साल से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे सिंगू बॉर्डर के पास बंद था। कहा जाता है कि इससे यहां आसपास व्यवसाय चला रहे लोगों को नुकसान हुआ और आम लोगों को परेशानी भी हुई। दिल्ली को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला सिंघू बॉर्डर फिलहाल खुलने के लिए तैयार है, लेकिन अभी यहाँ पर वीरानी और सन्नाटा है, क्योंकि जो किसान हजारों की संख्या में यहाँ पर बैठे थे वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन किसानों को रोकने के लिए जो इंतजाम किए गए थे उनको हटाने में अभी वक्त लगेगा। अगले 1 या 2 दिन में सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से खुल जाएगा। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन जीवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो बात करते हैं देश प्रदेश में मध्य प्रदेश की, जहां मंदसौर जिले में शादी समारोह में मारपीट और फायरिंग से तनाव हो गया और एक व्यक्ति की फायरिंग में जान भी चली गई। बेसौदा मंडी में रामपाल के अनुयायी एक शादी समारोह यहां पर करवा रहे थे। ये तस्वीरें आप देखिए उस शख्स की। अचानक से 10 से 15 लोग लाठी डंडे बंदूक लेकर आए, तोड़फोड़ शुरू कर दी। इन बदमाशों में से एक व्यक्ति ने फायरिंग की, जिसमें देवीलाल मीणा नाम के एक व्यक्ति की जान चली गई। गोली लग गई उसे और वो उसकी जान चली गई, मौत हो गई अस्पताल ले जाते वक्त। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 आरोपी नामजद किए गए हैं। रामपाल के समर्थक लोगों के द्वारा वहाँ पर शादी कराई जा रही थी। इसी बीच करीब दोपहर 2 बजे के आसपास की बात है, 10-15 लोग वहाँ अचानक पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप लोग गलत तरीके से शादी कराते हैं और उनसे मारपीट की और आदमी फायरिंग की। तो उनकी फायरिंग से एक व्यक्ति देवीलाल को गोली लगी, उसकी मृत्यु हो गई है। कुल इसमें 11 आरोपी हैं नामजद किए हैं और साथ में कुछ अन्य लोग के भी नाम हैं। अभी 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, एक ललित, मंगल और एक कमल। 3 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी की अभी तलाश की जा रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग काफी वक्त से चल रही है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है वो इस बारे में कुछ राय रखते हैं और उप मुख्यमंत्री कुछ और राय रखती हैं। नीतीश कुमार अपनी ही उप मुख्यमंत्री को सरेआम नासमझ बता रहे हैं। मसला बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग का है। नीतीश कहते हैं कि नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार फिसड्डी है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन उप मुख्यमंत्री की राय इससे जुदा है। ठीक हो जाएगा और विकसित हो जाएगा, तो बहुत जरूरी है, देख लीजिए। इसलिए अगर कोई बोलता है तो उनको हो सकता है समझ नहीं होगी, बात ही नहीं समझा होगा। हाँ, नहीं कोई जानता होगा ना, इसी तो आप पूछ लिए तो अच्छा कि हम बता दिए। वो तो सरकार की तरफ से गया, हमारे यहाँ किसी को अगर नहीं है बात, उनको इस सब तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ही उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से नाराज हैं। शनिवार को रेणु देवी ने कहा था बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, जो भी राज्य में हो रहा है वो केंद्र के पैसे से हो रहा है। हमारे यहाँ से कितने पैसे आए हैं? क्या विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा पैसा आया है कि नहीं आया है? आज जितने पुल बन रहे हैं, जितने NHI बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो पैसा क्या सब तो भारत सरकार ही दे रहा है ना। तो विशेष राज्य का दर्जा इसमें कहाँ से माने रखता है? पहले ये बताइए। विशेष राज्य का दर्जा हम वही न करते जो हम चाहते थे। वही नीतीश ने सोमवार को माना कि अब भी बिहार अपने क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात के कारण सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, लेकिन उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो केंद्र और राज्य का शेयर है, जो केंद्र की जितनी योजनाएं सरकार की चलती है, उसमें हो जाएगा 90-10। अभी 60-40 या 50-50। तब जैसे ही हो जाएगा तो राज्य को कुछ और पैसा बचेगा और उस पैसे से विकास का और काम होगा, तब तेजी से विकास का दर बढ़ जाएगा। तो बहुत तेजी से ये ठीक हो जाएगा और विकसित हो जाएगा।
भले नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की अपनी पुरानी मांग को दोहराया है, लेकिन वो इस कड़वा सच को जानते हैं कि ये वो झुंझुना है जो पिछले 7.5 वर्षों के केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में ना तो उन्हें मिला और न आने वाले दिनों में इसकी कोई संभावना है। लेकिन साथ ही साथ वो इस सच से भी भली भांति परिचित हैं कि विकास के कई सारे आयामों, जिसमें प्रति व्यक्ति आय शामिल है, उसके राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में बिहार को फिलहाल कई दशकों का सफर तय करना होगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं है, वो आएंगी तभी उनसे कुछ पूछ सकते हैं। इसका मतलब डिप्टी सीएम को कुछ पता नहीं, वो आएंगी तब ना हम पूछेंगे। ये जो भेजा गया है तो सरकार की तरफ से न भेजा गया है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, हम एक बार और बता दी आपको। तो उनको नहीं पता चला होगा तो हम बात कर लेंगे, बता देंगे कि क्या चीज है। और कोई मंत्री ने नहीं लिखा है, सरकार की तरफ से गया। और वक्त हो चला है आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है कि पूरा दिन चैनल पर आप किन खबरों को विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है श्रीनगर से, जहां पुलिस बस पर हमला हुआ है, 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। दूसरी खबर वाराणसी में, आज प्रधानमंत्री के दौरे का दूसरा दिन, आधी रात को उन्होंने काशी दर्शन किए, वाराणसी की गलियों में गए। तीसरी खबर है टीएमसी मतलब टेम्पल मस्जिद चर्च, ये कहा है ममता बनर्जी ने गोवा के दौरे के दौरान। और अगली खबर है जासूसी कांड से जुड़ी हुई, जहां पेगासस को बेचने की तैयारी चल रही है। और 5वीं और आखिरी खबर ब्रिटेन से, जहां ओमिक्रॉन से पहली मौत दर्ज हुई है।